तो तेजस्वी जी से जाकर पूछिएगा कि आपके पिताजी बोलते हैं कि हमने बिहार में दलितों को आवाज़ दिया, तो उसके पहले बिहार में दलित गूंगे थे, जो पिछड़े थे वो गूंगे थे, वो बोलते नहीं थे। तेजस्वी यादव जी की शिक्षा दीक्षा की पृष्ठभूमि क्या है सारे लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव जी गवर्नेंस की किस परंपरा से, तेजस्वी यादव जी गवर्नेंस की जिस लालूवादी परंपरा से निकले हैं उसके बारे में सारे लोग जानते हैं। तो मुख्यमंत्री जी केवल यह बताना चाह रहे हैं कि पहले की तुलना में अब देखिए ये लोग कितना अच्छा कपड़ा पहन रही हैं, कितना अच्छा बोल रही हैं, आत्मविश्वास से लवरेज हैं। आप देखिए बिहार में साइकिल से स्कूल जाती बच्चियों के साफ सुथरे कपड़ों पर ध्यान दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले वो कैसा कपड़ा पहनती थी, आज वो कैसा कपड़ा पहनती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। कुछ दिन पहले राहुल गांधी पटना आए थे। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने बताया कि फर्जी है। उन्हीं सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी है। सर, कैसे देखते हैं इन मुद्दे को? जातीय जनगणना को फर्जी बता रहे राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी अपने इसी तरह के नासमझी भरे बयानों के चलते हास्य का पात्र बनते आए हैं। यह बेहद ही गैर जिम्मेवार और बचकाना बयान है। इस बयान पर तो सबसे पहले प्रतिक्रिया माननीय तेजस्वी यादव जी की बनती है, जो उछल कर जातीय जनगणना का श्रेय ले रहे थे। दुख होता है कि जब बिहार में जातीय जनगणना का निर्णय लिया गया था, उस पर सर्वदलीय बैठक हुई थी और सारे दलों ने सहमति व्यक्त की थी। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी जी के बयान के पहले तक जातीय जनगणना के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें कही थी। देखिए, महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई में बुरी तरह पिछड़ चुके हैं। अब इनके सामने उस लड़ाई में अपने को शामिल करने के लिए जो कुछ सीमित विकल्प बचे हैं, उसमें क्षेत्रीय दलों का पैर पूजना से लेकर जातीय जनगणना में झूठा श्रेय लेना तक शामिल है। तो राहुल गांधी जी इसी की असफल कवायद करते दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस का इतिहास यह बताता है कि आज़ादी के पहले कांग्रेस ने 1931 की जातीय जनगणना का विरोध किया। 1951 में जातीय जनगणना को लेकर संसद में जो परिचर्चा हुई थी, उसमें नेहरू जी ने साफ इसका विरोध किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सभी ने इसका विरोध किया। इनके ज़माने में भी जातीय जनगणना हुई थी यूपीए 2 में, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। कर्नाटक में इनकी सरकार है, कर्नाटक में भी जातीय जनगणना कराई गई, लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। हद तो तब हो गई जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोला कि हमने जातीय जनगणना कराई है लेकिन उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं करेंगे। तो आप लोगों को राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए जाकर कि जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ आपने जातीय जनगणना क्यों न कराई, और जहाँ जनगणना हुई है वहाँ आपने आंकड़े प्रकाशित क्यों न किए, और जहाँ आपके, सुन लीजिए, थोड़ा पूरी बातों को सुनिए और समझिए, और जहां आपके मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं कि हमने जनगणना कराई है लेकिन आंकड़े प्रकाशित नहीं करेंगे। तो जनगणना कराए हैं, जनगणना के रिपोर्ट को मेज की दराज में रखने के लिए या पॉकेट में लेकर घूमने के लिए। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूरा देश यह जान चुका कि नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। नीतीश कुमार जी लीड ले गए। नीतीश कुमार जी ने न केवल जनगणना कराई बल्कि जनगणना कराने के बाद जो आवश्यक कदम उठाए उसे भी पूरे देश ने देखा। जैसे बिहार में जाति रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया। जैसे ही जनगणना किया गया वैसे ही केंद्र के पास एक अनुशंसा पत्र भेजा गया कि आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। जनगणना के बाद एक दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि बिहार में 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं, तो उन लोगों के लिए 2-2 लाख रुपए सहायता की घोषणा की गई ताकि वह स्वरोजगार के माध्यम से अपना आर्थिक मजबूतीकरण कर सकें। तो हमने न केवल जनगणना कराई बल्कि जनगणना के बाद हमारा उद्देश्य क्या है यह भी हमने बता दिया। राहुल गांधी जी का तो विजन ही क्लियर नहीं है। उनसे जब लोग पूछते हैं कि आप जनगणना कराकर क्या करेंगे, उनके पास अगला जवाब ही नहीं होता है, और हमने आगे का भी जवाब दे दिया। जी सर, महागठबंधन का सरकार था जब जातीय जनगणना हुआ था, तो तेजस्वी यादव सारा क्रेडिट लिए थे अपना। देखिए, जनगणना किसी भी सरकार में जो भी उपलब्धि या अनुपलब्धि होती है वह सीधे मुख्यमंत्री के खाते में जाती है। यह सामान्य सी बात है, आप लोग कैसे नहीं समझते हैं। केंद्र में जो उपलब्धियां या अनुपलब्धियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के खाते में होती हैं, क्योंकि राज्य की ड्राइविंग सीट पर सीएम बैठे होते हैं और केंद्र की ड्राइविंग सीट पर पीएम बैठे होते हैं। तब तो हर एक विभाग के मंत्री अपने अपने विभाग की उपलब्धियों का श्रेय लेना शुरू कर देंगे। शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि जो शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की गई वो मेरे चलते की गई। कृषि मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां लेंगे। तो ऐसा कहीं होता है क्या?
तेजस्वी यादव जी का भी सहयोग था। तेजस्वी यादव जी गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी थे और तेजस्वी यादव जी ने भी जातीय जनगणना में सहयोग दिया था। तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं, 25 से 30 का तैयारी कर रहे हैं सर। स्वाभाविक सी बात है, मुख्य विपक्षी पार्टी है तेजस्वी यादव जी। लोकतंत्र में सबको अपनी दावेदारी पेश करने का अधिकार है। तेजस्वी यादव जी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी यात्रा का लब्बो लुबाब यह बताता है कि अभी तक तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यह विश्वास दिला पाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि वह है कि जिम्मेवार विपक्ष की तो बात छोड़िए, उनके पास बिहार में गवर्नेंस का कोई खाका भी है। इसके पीछे चाहे तेजस्वी यादव जी का एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, सारे बिहार के लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव जी की शिक्षा दीक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, सारे लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव जी गवर्नेंस की किस परंपरा से, तेजस्वी यादव जी गवर्नेंस की जिस लालूवादी परंपरा से निकले हैं उसके बारे में सारे लोग जानते हैं। तो खैर तेजस्वी यादव जी मेहनत करें, हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा कर रहे हैं लगातार, और लगातार ऐसा बयान देते हैं कि चर्चा में बने रहते हैं वो। ऐसा कोई बयान नहीं देते हैं नीतीश कुमार जी। आप लोग जानिए, भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी की पहचान एक बेहद ही गंभीर और संजीदा प्रशासक के रूप में होती है। फर्क इस बात का पड़ता है कि विपक्ष नीतीश कुमार जी के द्वारा कही गई बातों को जनता के सामने किस रूप में कट कॉपी पेस्ट करके पेश कर देता है। जैसे देखिए, हाँ मैं समझ गया, जैसे देखिए उन्होंने जीविका दीदियों के बारे में बोला कि कैसा कपड़ा पहनती हैं, आप वही सवाल पूछ रही थी ना। अब देखिए कितना बढ़िया बात बोला हमारे मुख्यमंत्री जी ने। जीविका योजना के माध्यम से पूरे बिहार में स्वरोजगार के द्वारा महिलाओं के जीवन में जो आर्थिक खुशहाली आई है, उसके चलते महिलाओं के आत्मसम्मान, उनके रहन सहन, कपड़ा, वस्त्र सब में परिवर्तन आया है। तो मुख्यमंत्री जी केवल यह बताना चाह रहे हैं कि अब पहले की तुलना में अब देखिए ये लोग कितना अच्छा कपड़ा पहन रही हैं, कितना अच्छा बोल रही हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। आप देखिए बिहार में साइकिल से स्कूल जाती बच्चियों के साफ सुथरे कपड़ों पर ध्यान दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले वो कैसा कपड़ा पहनती थी, आज वो कैसा कपड़ा पहनती हैं। तेजस्वी यादव बोले कल केला का पत्ता पहनती थी क्या पहले महिलाएं? देखिए तेजस्वी यादव जी के भाषाई स्तर पर हम नहीं जा सकते हैं। दुख होता है कि तेजस्वी यादव जी जब पढ़ने लिखने का उम्र था तब इधर उधर मटर गश्ती कर रहे थे और अब ज्ञान की बातें लोगों को बता रहे हैं। कम से कम 10वीं पास कर लिए होते और इस तरह की बातें अगर कहते तो थोड़ी गंभीरता की भी झलक मिलती, या पता चलता कि भाई तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कौन? मतलब जेएनयू टॉपर, डीयू टॉपर, पटना विश्वविद्यालय का टॉपर तेजस्वी यादव। तो ऐसा कोई एकेडमिक बैकग्राउंड है नहीं। विपक्ष के नेता की भूमिका का निर्वहन करना है तो उलूल जुलूल बातें करना है। तो तेजस्वी जी से जाकर पूछिएगा कि आपके पिताजी बोलते हैं कि हमने बिहार में दलितों को आवाज़ दिया, तो उसके पहले बिहार में दलित गूंगे थे, जो पिछड़े थे वो गूंगे थे, वो बोलते नहीं थे। तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी, ये दोनों भारतीय राजनीति के ऐसे पात्र हैं जिनको बैठे बिठाए भोजन थाली में परोसकर मिल गया है, अब इनको खाने भी नहीं आ रहा है। तो इसमें हमारी क्या गलती है? विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, आप लोग की पार्टी की तैयारी कैसे चल रहा है? अरे हमारी पार्टी की तैयारी तो जो चल रही है वो पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, लेकिन तैयारी करने से वोट मिलता है क्या? अरे वोट मिलता है शासकीय प्रतिबद्धता से, कमिटमेंट से वोट मिलता है। गवर्नेंस और सुशासन को देखने का, गवर्नेंस और विकास को देखने का आपका नज़रिया क्या है, वोट इससे मिलता है। आपकी नीति और नीयत में ईमानदारी है कि नहीं, वोट इससे मिलता है। वोट इस बात से मिलता है कि जो व्यक्ति राज्य में सत्ता की गद्दी पर बैठा है उस व्यक्ति का शासन को देखने का नज़रिया क्या है, प्रशासन को देखने का नज़रिया क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सत्ता में बैठा व्यक्ति है वो बिहार के सारे किडनैपरों का सरदार है, कहीं बिहार के सारे बाहुबलियों का सरदार है, जो बिहार में 1990 से 2005 के बीच में था, जो दौर चल रहा था। प्रगति यात्रा को बताएं दुर्गति यात्रा। तेजस्वी यादव जी और क्या कहेंगे, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है? क्योंकि आप जान लीजिए प्रगति यात्रा से तेजस्वी यादव जी इसलिए घबराए हुए हैं कि बिहार में जब नीतीश कुमार जी की पहली यात्रा हुई थी तो उसी यात्रा के बाद इन लोगों की विदाई हो गई थी बिहार से 2005 में। तो बोल रहे हैं प्रगति यात्रा जो है विदाई यात्रा भी है। नहीं, नीतीश कुमार जी की बिहार में जो पहली यात्रा हुई थी उसी यात्रा से बिहार में लालू यादव जी की विदाई हो गई थी। तो इसीलिए ये लोग प्रगति यात्रा से घबराए हुए हैं, क्योंकि बिहार की जनता में इनका कोई मास एक्सेप्टेंस है नहीं, लोग इनको स्वीकार कर नहीं पाते हैं। और देखिए नीतीश कुमार जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ कैसे महिलाएं आंदोलित होकर नीतीश कुमार जी का स्वागत कर रही हैं, लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं नीतीश कुमार जी के लिए। तो ये सारी बातें इन लोगों को चुभ रही हैं, इसलिए ये गलत नैरेटिव के जरिए प्रगति यात्रा के बारे में भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। 25 से 30 कौन सा?
अरे 25 से 30 नीतीश जी हैं, नीतीश जी रहेंगे, इसमें किसी कोई शंका और कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।